विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। हिस्ट्री में भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास आज डिटेल करना है। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, समाचार पत्र, उनके संपादक, है ना, जो प्री होता है उसमें काम वहीं से बन जाता है। लेकिन मैंने कहा कि कभी कभी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए डिटेल पूरी पढ़नी पड़ती है। भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास में आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपियन लोगों के आगमन से मानी जाती है। किससे? यूरोपियन लोगों के आगमन से मानी जाती है। भाई प्रिंटिंग प्रेस देखा जाए तो पुर्तगाली लेके आए थे। मैंने बताया भी था आपको कि पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस लेके आए, गोथिक शैली लेके आए। चर्च में देखी होगी आपने, गोवा कभी जाएंगे तो गोथिक शैली, है ना। साथ में तंबाकू लेके भी आए, बुरी बुरी चीजें लेके भी आए। तो प्रिंटिंग प्रेस बनी तो साथ में फिर छपाई भी हुई। छपाई हुई तो एक टाइम ऐसा भी आया कि अखबार भी छपे। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा की गई थी। और वो मिशनरियां दरअसल वो बाइबल छापती थी, धर्म संबंधी, क्योंकि उन्हें धर्म प्रचार करना होता था। बोल बोल कर कितना करेंगे, तो छाप छाप कर क्या देते थे, पढ़ने के लिए देते थे। तो बाद में फिर अखबार भी छपे। क्या छपे? अखबार छपे। गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में भारत की पहली पुस्तक छापी। भारत में पहली पुस्तक छापी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया अंग्रेजों की। इन्होंने अपना पहला जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया वो कहां पर किया? आंसर, बंबई में किया। कब किया? 1684 में किया। इंदिरा गांधी जी की हत्या से 300 साल पहले, 1984 से 300 साल पहले, 1684। ठीक है, पहला प्रिंटिंग प्रेस बंबई में। क्लियर हो गया? ठीक। 1766 में कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी विलियम बोल्ट्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नीतियों के विरुद्ध अपने द्वारा निकाले गए समाचार पत्र में लिखा, लेकिन शीघ्र ही इन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। ज्यादा नहीं लिखने देती थी कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ लिख रहा था कोई, कौन? विलियम बोल्ट्स। लेकिन इसको क्या बोला गया? जाओ भाई इंग्लैंड वापस जाओ, आ जाओ। अब जो मेन है, जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनेगा। जेम्स अगस्टस हिक्की, इसका नाम याद रखना आपने। जेम्स अगस्टस हिक्की, 1780। द बंगाल गजट, बंगाल गजट भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। भारत का प्रथम अखबार किसे माना जाता है? आंसर, बंगाल गजट को माना जाता है। किसने शुरू किया? आंसर, जेम्स अगस्टस हिक्की। एक बंगाल गजट हम बाद में भी पढ़ेंगे, वो है गंगाधर भट्टाचार्य का। किसका? गंगाधर भट्टाचार्य का। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीयों द्वारा, किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा या किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 कौन सा था? वो भी बंगाल गजट था। लेकिन उसको शुरू करने वाला कौन था? प्रकाशक गंगाधर भट्टाचार्य। लेकिन मैंने कहा ये वाला जो है ये पहला अखबार है बंगाल गजट। ये बंगाल गजट अलग है, वो वाला बंगाल गजट अलग है। इसको बोलते हैं द बंगाल गजट। क्या बोलते हैं? और उसको बोलते हैं सिर्फ बंगाल गजट। गंगाधर भट्टाचार्य का बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की का द बंगाल गजट। कब का? 1780 का। याद हो गया? ठीक है। भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास जेम्स अगस्टस हिक्की और बर्किंघम, और किसने? बर्किंघम ने कलकत्ता जनरल के प्रकाशन से किया। पत्रकारिता हमेशा स्वतंत्र होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन शोध पर आधारित होनी चाहिए। यानी पहले उसके पास पूरे सोर्स होने चाहिए, उसके बाद ही कोई चीज छापनी चाहिए। ठीक है। किसी को ही अनावश्यक रूप से अपराधी नहीं घोषित करना है, अपने आप ही जज नहीं बनना है, येलो जर्नलिज्म नहीं करनी है। येलो जर्नलिज्म मतलब, येलो पीत पत्रकारिता बोलते हैं किसको? पैसा लेकर नहीं लिखना है। येलो जर्नलिज्म मतलब कि मैंने आपसे पैसा लिया और आपके लिए अच्छा अच्छा लिख दिया। तो क्योंकि वो अखबार तो कई लोगों के क्या जाएगा, घरों मर जाएगा, वो लोग पढ़ेंगे, उनके मन में आपके प्रति क्या होगा? बड़ा अच्छा भाव आएगा, और पता चला आप तो सबसे बड़े स्मगलर, है ना, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पीत पत्रकारिता भी नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन जो अंग्रेजों में अगर देखा जाए कि स्वतंत्र एवं तटस्थ पत्रकारिता, तटस्थ पत्रकारिता उसको बोलते हैं जिसका झुकाव किसके प्रति ना हो? राजाओं के प्रति ना हो। जिनका झुकाव किसके प्रति ना हो? सरकार के प्रति ना हो।
और पत्रकारिता का एक काम क्या है, एक काम क्या करना है, मतलब गलत नीतियों का विरोध करना भी है। गलत नीतियों का विरोध करना नहीं, गलत नीतियों का जो छापना कि भाई ये गलत हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, जहां पर प्रशंसनीय कार्य किए जा रहे हैं वहां पर प्रशंसा की जानी चाहिए, जहां पर गलत कार्य किए जा रहे हैं वहां पर गलत भी लिखना है कि ये गलत है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। 18वीं शताब्दी में निकलने वाले प्रमुख अखबार कौन कौन से थे भाई? कलकत्ता कैरियर था, एशियाटिक मिरर था, ओरिएंटल स्टार, बॉम्बे गजट, हेराल्ड और मद्रास गजट। ये इस तरह के अखबार चलते थे कब? 18वीं शताब्दी में। ये अखबार एक दूसरे के पूरक थे, इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा का अभाव था क्योंकि ये सप्ताह के अलग अलग दिन निकलते थे। पहले ऐसे रोज डेली न्यूज़पेपर नहीं निकलते थे, कोई कभी निकल रहा है, कोई कभी निकल रहा, सप्ताह के अलग अलग दिन में कभी कलकत्ता कैरियर निकल रहा, अगले दिन एशियाटिक मिरर निकल रहा, अगले दिन ओरिएंटल स्टार निकल रहा, अगले दिन बॉम्बे गजट निकल रहा, अगले दिन हेराल्ड, अगले दिन मद्रास गजट। क्लियर हो गया? किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 याद करना जरूरी है, बंगाल गजट, गंगाधर भट्टाचार्य। बंगाल गजट, गंगाधर भट्टाचार्य। 1818 ईस्वी में मार्शमैन द्वारा बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। देखो क्या क्या ध्यान रखना आपने, एक तो सन याद रखना हल्का फुल्का क्रम के लिए, सन अगर याद ना भी हो क्रम याद रहना कि भैया किस क्रम में छपे थे ये। तो दिग्दर्शन जो बंगाली भाषा में, कौन निकाल रहा है? मार्शमैन निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है? तो मार्शमैन कब निकाल रहा है? 1818 में निकाल रहा है बंगाली भाषा में, दिग्दर्शन नामक। अगला याद रखना आपने कि ये डेली न्यूज़पेपर है, कि ये साप्ताहिक है, कि ये पाक्षिक है। पाक्षिक बोलते हैं 15 दिन में एक बार निकलने वाला, कि ये क्या मासिक है। समझ में आया? ये मासिक पत्रिका थी दिग्दर्शन नामक, जो कि बंगाली भाषा में थी। अगला, जेम्स हिल्क बर्किंघम का पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने स्वतंत्र और तटस्थ पत्रकारिता को जन्म देकर पत्रकारों को पत्रकारिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पत्रकार वही जो तटस्थ हो, जो क्या हो? तटस्थ हो, जो सरकार का ही गुणगान ना करता हो। समझ में आया? ये भी पत्रकार की एक क्या होती है, एक सच्चे पत्रकार की, जो गलत को गलत क्या करता हो और जो तथ्यों पर आधारित लिखता हो। तथ्य होने चाहिए उसके पास, क्या होने चाहिए? सबूत भी होने चाहिए। ये नहीं कि किसी पर आरोप लगा दिया। समझ में आया? ठीक है। बर्किंघम ने ही प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया। प्रेस को आधुनिक रूप इन्हीं की देन है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जब पूछेगा, अगर पूछा उसने भारत में पत्रकारिता के पेशे को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति कौन था, तब आपने बोलना जेम्स हिल्क बर्किंघम। तब क्या बोलना है? जेम्स हिल्क बर्किंघम। लेकिन जब शब्द आ जाएगा राष्ट्रीय, तब क्या शब्द आएगा? भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भाई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने ही राजा की उपाधि दे दी हो। तो राजा राम मोहन राय को क्या माना जाता है? राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी, क्या क्या अब इनके याद करने पड़ेंगे आपको, 1821 संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, फारसी भाषा में था ये, मिरातुल अखबार 1822 का प्रकाशन करके भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। तो भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? आंसर राजा राम मोहन राय थे। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 आज भी आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, स्टेट्समैन 1870, फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पाइनियर। पाइनियर से तो ये भी क्वेश्चन पूछा कि अंग्रेजों का चाटुकार कौन था। चाटुकार बोलते हैं जो अंग्रेजों की गलत नीतियों का भी क्या करता था, बढ़ चढ़कर समर्थन करता था और उसको ओके बताता था, वो था पाइनियर। ठीक है। इलाहाबाद, सिविल एंड मिलिट्री गजट 1876, लाहौर से आता था ये, और इंग्लिशमैन। पाइनियर आता था इलाहाबाद से, प्रयागराज बोलते हैं आज इलाहाबाद को। सिविल एंड मिलिट्री गजट जो आता था वो लाहौर से आता था। लाहौर रावी नदी के तट पर है। किस नदी के?
इन एंग्लो इंडियन अखबारों में इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी और स्टेट्समैन सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण वाले समाचार पत्र थे। पायनियर सरकार समर्थक अखबार था। अब देखो इन अखबारों की प्रवृत्ति को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि सरकार की हर एक नीति का समर्थन करने वाला अखबार कौन था? आंसर पायनियर। अंग्रेज सरकार का चाटुकार या अंग्रेज सरकार की हर नीति का समर्थन करने वाला अखबार कौन सा था? आंसर पायनियर। ठीक है। सबसे रूढ़िवादी अखबार किसको माना जाता है? रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी अखबार किसे माना जाता है? इंग्लिशमैन को। किसको? इंग्लिशमैन को। और सबसे उदारवादी दृष्टिकोण वाला अखबार किसे माना जाता है? आंसर स्टेट्समैन को। किसको? स्टेट्समैन को। क्लियर हो गया? ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर 1859 बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। ईश्वरचंद विद्यासागर के अखबार का नाम क्या है? सोम प्रकाश। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। ये आईएएस का क्वेश्चन बना, फिर उत्तराखंड वालों ने भी पूछा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन के समय में आया, वर्नाकुलर मतलब देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला जो एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन के समय में आया। किस अखबार के विरुद्ध लाया गया, मतलब किस अखबार के विरुद्ध लगा था? आंसर सोम प्रकाश। ईश्वरचंद विद्यासागर के सोम प्रकाश। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले इस समाचार पत्र का पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा ऊंचा स्थान था। क्या था? ठीक है। अगला पॉइंट बता रहा हूं मैं, क्रिस्टोपाल दास। क्रिस्टोपाल दास को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? आंसर क्रिस्टोपाल दास। ऐसे ही एक बार मैं जब गवर्नर जनरल वाइसरॉय करा रहा था तो मैंने कहा था भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का पिता किसे कहा जाता है? मेटकॉफ को कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? आंसर क्रिस्टोपाल दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्रिस्टोपाल दास को कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट बता रहा हूं मैं कि जो क्रिस्टोपाल दास हैं ये किस पत्र का संपादन करते थे? आंसर हिंदू पैट्रियट। कौन सा? हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट के संपादक पत्रकारिता के राजकुमार क्रिस्टोपाल दास थे। कौन थे? याद रहेगा। हिंदू, कौन सा? हिंदू पैट्रियट। पैट्रियट बोलते हैं देशभक्त को। पैट्रियट मतलब देशभक्त। एक मूवी भी है, देखना, पैट्रियट, इंग्लिश मूवी है। और मेरे ख्याल से किसके बारे में है? कॉर्नवालिस के बारे में है शायद। किसके बारे में? कॉर्नवालिस। चलिए, 1868 में कलकत्ता में बांग्ला भाषा में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अमृत बाजार पत्रिका उस समय के बड़ी चर्चित पत्रिका थी। यहां से बार बार उत्तर प्रदेश क्वेश्चन पूछता रहता है कि अमृत बाजार पत्रिका। आंसर मोतीलाल घोष। कहां से? कलकत्ता से। किस भाषा में? बांग्ला भाषा। भाई पढ़े लिखे लोग थे बंगाल के। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। कब? 1868। यह भी यूपीएससी का क्वेश्चन रहा कि भाई लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो समाचार पत्र था अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया रातों रात। क्या हो गया? देसी भाषा में आती थी बांग्ला में, रातों रात इंग्लिश में क्या हो गई? छपने लगी अमृत बाजार पत्रिका। इसको बोलते हैं क्या? बंबई में बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का। मैंने कहा एक बार, पूछा गया कि भाई जो बाल गंगाधर तिलक का जो मराठा था वो किस भाषा में था? अब देखो जानबूझ को आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा उन्होंने। तो मराठा था तो लोगों ने सोचा मराठी में होगा, बट था किसमें? इंग्लिश में। अगली बार फिर पूछा बाल गंगाधर तिलक का केसरी किस भाषा में था? लोगों ने कहा यार वो इंग्लिश में रहा होगा, तो वो मराठी में था। तो मराठा इंग्लिश में, केसरी मराठी में। केसरी किसमें? मराठी। इतना समझ में आ गया। 1826 में कानपुर में जुगल किशोर द्वारा हिंदी में प्रकाशित उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र। भारत का पहला हिंदी। ये तो आपके हिंदी में भी आएगा, जो आप दरोगा के लिए कर रहे होंगे तो हो सकता है वहां पे भी मिले आपको कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन? आंसर उदंड मार्तंड। कौन? जुगल किशोर का। किसका? जुगल किशोर का उदंड मार्तंड। कहां से? कानपुर से। कहां से? कानपुर से। ठीक है। बाद में कलकत्ता से भी छपाओ। 1913 में गदर
देखो गदर जो है वो, मैंने कहा एक पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारत के बाहर जो रह रहे थे ना पंजाब के लोग, तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, भाई परमानंद, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की, देश की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे बाहर से। कहां से? सैन फ्रांसिस्को। कहां से? कहां पड़ता है सैन फ्रांसिस्को? यूएसए में पड़ता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ गोल्डन गेट, स्वर्णिम द्वार का नगर। क्या सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी किसको बोला जाता है वर्ल्ड का? सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है। सैन फ्रांसिस्को किस स्टेट में पड़ता है यूएसए की? कैलिफोर्निया प्रांत में पड़ता है। तो कभी कभी क्या करता है, बोलता है कि सिलिकॉन सिटी, तो सैन फ्रांसिस्को। सिलिकॉन सिटी कहां है? कभी कभी आंसर होता है कैलिफोर्निया। पक्का चेक कर लीजिए भाई, सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ता है? कैलिफोर्निया। भारत का सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन सिटी कहां है? कर्नाटक में है। बेंगलुरु कहां है? कर्नाटक में, है ना। तो भाई 1913 में गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से किया गया। इसका प्रकाशन अंग्रेजी और पंजाबी में प्रारंभ हुआ। पहले अंग्रेजी में हुआ, पंजाबी में हुआ, बड़ा चर्चित हुआ, लोग पढ़ने लगे। तो फिर बाद में क्या हुआ? हिंदी में हुआ, मराठी में हुआ, गुजराती में हुआ, पश्तो में एक अंक प्रकाशित हुआ। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उत्तराखंड वालों ने भी पूछा कि गदर जो समाचार पत्र था वो कितनी भाषाओं में प्रकाशित हुआ था? भाषाएं दे रखी थी, तो उसमें बताना था इस भाषा में प्रकाशित हुआ। क्या क्या बताया मैंने? अंग्रेजी, पंजाबी, भाई पंजाब के लोग तो पंजाबी में छापेंगे गुरुमुखी में। अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, और एक अंक उसका पश्तो, यानी पठानों की जो भाषा थी पश्तो में भी प्रकाशित हुआ था। क्लियर हो गया? तो ये यहां तक मैंने अभी बताया। इसके बाद में बताऊंगा भाई प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध लगेंगे। क्या लगेंगे? प्रतिबंध लगेंगे। अंग्रेज जो गवर्नर जनरल वाइसरॉय होंगे वो अलग अलग क्या लाएंगे? एक्ट लेके आएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन के समय का। तो लेकिन मैं इसको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। समय ज्यादा हो गया, कितना हुआ? अच्छा, तो बता देता हूं। प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध भाई, प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध। 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक, मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया गया। इसमें अखबार को ढंग से पढ़ना, कभी जो अच्छे लेख होते हैं उसके नीचे लिखा होता है इसका लेख है, लेकिन जो वैसे लेख होते हैं उसके नीचे नाम नहीं होता है। होता है क्या? तो यार क्या हो रहा था कि फ्रांसीसियों का आक्रमण हो रहा था। क्या हो रहा था? फ्रांसीसियों का आक्रमण हो रहा था। इसको बोलते हैं पत्रेक्षण अधिनियम। क्या बोलते हैं? पत्रेक्षण अधिनियम 1799 किसके समय आया? लॉर्ड वेलेजली के समय आया। किसके समय? वेलेजली, वही सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस वाला। हालांकि सब्सिडरी अलायंस वेलेजली की नहीं थी, देन किसकी थी? ड्यूप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने उसको क्या किया था? खोज, मतलब लाया था वो। उसी में संशोधन करके वेलेजली ने इस देश में क्या किया? सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि थोपी, और क्या किया? बहुत बड़े साम्राज्य को क्या किया? अपने अंडर में किया। तो वेलेजली ने फ्रांसीसी आक्रमण के समय पत्रेक्षण अधिनियम 1799 पारित किया, और इसमें बोला कि अब अखबार पर, सभी समाचार पत्रों पर संपादक, मुद्रक और मालिक का नाम लिखना अनिवार्य होगा। क्या होगा? ताकि सरकार को पता चलते रहे अखबार कहां से छप रहा है, कौन लिख रहा है, संपादक कौन है ना। समझ में आया कि नहीं आया? भाई जैसे आज भी क्या है, अगर आप अपने नाम से आईडी बनाते हो तो आप कभी गलत नहीं लिखोगे। क्या नहीं लिखोगे? लेकिन कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे जो क्या होते हैं, गलत नाम से अपनी आईडी बनाते हैं, वो कुछ भी लिखे। मतलब भाई कुछ भी लिख लो, भाई नजरों में तो गिरते ही हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है हमें कोई नहीं जानता। समझ में आया? लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति पहचान ही जाएगा कि कौन है, तो फिर नजरों में गिरने वाली बात होती। तो ऐसे ही मैंने कहा कि अगर अखबार में अगर आपका नाम आ गया, मुद्रक का नाम आ गया, संपादक का नाम आ गया, मालिक का नाम आ गया, तो डर बना रहता है कि यार सरकार के विरुद्ध मैंने अगर लिख दिया तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। समझ में आया? लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। किसने? अब आपने ये भी देखना है कौन प्रतिबंध लगा रहा है, कौन प्रतिबंध हटा रहा है, क्योंकि आपसे बाद में पूछेगा कि प्रतिबंध लगाने वाले कौन कौन थे, और जो प्रेस की स्वतंत्रता के जो पक्षधर थे वो कौन कौन थे।
तो जो स्वतंत्रता की पक्षधर जो वाइस रॉय गवर्नर जनरल होंगे उनकी अलग लिस्ट बनानी है और प्रतिबंध लगाने वालों की अलग लिस्ट बनानी। क्लियर हो गया। 1823 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल एडम्स ने अनुज्ञप्ति नियम यानी लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 बनाकर मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। अब लाइसेंस लेना पड़ा। क्या करना पड़ा? लाइसेंस लेना पड़ा। अनुज्ञप्ति नियम बोलते हैं इसको। अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस, अनुज्ञप्ति मतलब, तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन, अनुज्ञप्ति नियम लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 बनाकर मुद्रक और प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस अनिवार्य करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर एडम्स था। कौन था? अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में था वो प्रतिबंधित कर दिया गया। क्लियर हो गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। देखो हेस्टिंग उदार था, उसने हटाया। कौन सा? कौन सा? पत्रेक्षण अधिनियम 1799 को हटाने वाला व्यक्ति कौन था? हेस्टिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी क्या था? उदार था अखबारों के प्रति। बेंटिंक के बाद बने कार्यवाहक अध्यक्ष चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता या भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का पिता चार्ल्स मेटकॉफ या भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? आंसर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। क्लियर हो गया। और एक अच्छा व्यक्ति वही है जो सिर्फ अपनी प्रशंसा ना सुने, थोड़ा बहुत बुराइयां भी सुननी चाहिए। क्या सुननी चाहिए? बुराइयों से पता चलता है कि आपके अंदर क्या कमी है, उनको सही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सही करने का प्रयास। तो अखबार का काम वही होता है भाई। मेटकॉफ ने 1823 के एक्ट को समाप्त करके 1835 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम लागू करवाया, जिसके अंतर्गत मुद्रकों और प्रकाशकों को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देनी होती थी। क्या देनी होती थी? खाली ये बताना होता था कि ये प्रकाशन कहाँ से किया जा रहा है। अगर ऋषिकेश से किया जाता तो ऋषिकेश लिखना है, बस। क्या लिखना है? तो मैंने कहा कि मेटकॉफ को क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो 1835 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लेके आया। तो लिबरेशन जब वर्ड आ गया तो इसका मतलब मुक्तिदाता, इसका मतलब मुक्तिदाता। 1857 के विद्रोह के बाद लाइसेंसिंग एक्ट 1857 पुनः लागू कर दिया गया। भाई इतना बड़ा विप्लव हुआ था 1857 का रिवोल्ट, तो लाइसेंसिंग एक्ट 1857 पुनः लागू किया गया। 1867 में पंजीकरण अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक पुस्तक, समाचार पत्र का मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान का नाम देना अनिवार्य कर दिया गया। कब? 1867 में। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियमों में 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे अधिक खतरनाक था। सबसे कुख्यात एक्ट जो था वो कौन सा था? वर्नाकुलर। लॉर्ड लिटन के समय लगा, लॉर्ड रिपन के समय हटा। क्या याद करना आपने? 1878 में लॉर्ड लिटन के समय लगा, 1882 में लॉर्ड रिपन के समय हटा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर मतलब देसी भाषा, समझ में आ गया, कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया। आगे, देसी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का एक बड़ा आघात था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी है। क्या हो? और अखबार वाले भी बड़े चालाक थे भाई। क्या थे? चालाक थे। महिषासुर मर्दनी बनी हुई होती थी एक, वो भारत माता की तरह लगती थी। मतलब भारत माता की एक तस्वीर होती ना हमारी, जिसमें हम भारत माता, तो महिषासुर जो नीचे है वो एक अंग्रेज की तरह होता था। क्या होता था? समझ में आ रहा है? मतलब महिषासुर जो राक्षस था उसे अंग्रेज की तरह, मतलब एक तरह से संकेत दे रहे थे कि मारो इन्हें, इनको। तो भाई ऐसा होता है ना, अंग्रेज थे वो भी, उनकी भी समझ में आ गया कि यार जो अखबार है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, तो ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। क्या ना हो? सरकार विरोधी हो। इतना समझ में आ गया कि नहीं? कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था।
क्या कर सकता था? जमानत को रद्द कर सकता था। वाइसरॉय कर्जन द्वारा, अब अगला आ गया 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया। आपने ना मेन जो याद करना है ना, वो ये याद करना है कि कौन सा एक्ट किसके समय आया। न्यूज़पेपर एक्ट लॉर्ड कर्जन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन, ठीक है। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। ये याद करना है आपको, मैच करने के लिए पूछेगा वो। 4 इधर देगा एक्ट, 4 व्यक्तियों के नाम देगा, मैच करना किसके समय कौन सा एक्ट आया। क्लियर हो गया? तो कर्जन के समय 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा उन मुद्रणालयों तथा उनकी संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था थी जिनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों से हिंसा अथवा हत्या को बढ़ावा मिलता था। हिंसा अथवा हत्या डायरेक्ट नहीं करते थे। मैंने कहा महिषासुर मर्दनी में जो राक्षस है नीचे, उसको क्या बना दिया गया? अंग्रेज बना दिया। क्लियर हो गया? तो ऐसे अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रकाशक से कम 500 रुपए तथा अधिक से अधिक 2000 रुपए पंजीकरण जमानत लेने का स्थानीय सरकार को अधिकार है। 500 रुपए बहुत ज्यादा होते थे उस जमाने में, 2000 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे। अगर वो जब्त हो गए तो, अगर आपने गलत लिखा 2000 रुपए जब्त। 2000 रुपए मतलब आज के 20 लाख रुपए। कितने? तो जमानत के तौर पे रख दो कहीं पर, उसकी भर्त्सना करो। बोलेगा मैं देता ही नहीं, अब क्या कर लोगे? तो सरकार थी अंग्रेज, है ना। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 ईस्वी में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है। 1921 में जो प्रेस कमेटी नियुक्त की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू, अति उदारवादी। तेज बहादुर सप्रू उदारवादी थे। प्रेस कमेटी की सिफारिश पर 1908 और 1910 के अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया। 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित किया गया। कब? इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट कब पारित किया गया? 1931 में। इस एक्ट के द्वारा 1910 के प्रेस संबंधी नियम पुनः लागू कर दिए गए। पुनः 1932 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, जो 1931 के एक्ट का ही एक विस्तारित रूप था। 1947 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना का उद्देश्य समाचार पत्रों से संबंधित कानूनों की समीक्षा करके सुझाव पेश करना था। प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947 याद रखना, आपने सन याद रखना। कब पूछेगा? प्रेस इंक्वायरी कमेटी कब? 1947। क्लियर हो गया? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम, कैनिंग, लिटन, ये सब क्या थे? भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के विरोधी थे। जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, मैकाले, रिपन, ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। क्या थे? एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, एपीआई, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। ये भी क्वेश्चन बना हुआ यूपी में कि भारत की प्रथम समाचार एजेंसी कौन सी थी? मैंने कहा एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। उससे पहले अंग्रेजों की थी राइटर, ट्यूटर या राइटर। उसके बाद एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, उसके बाद फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, उसके बाद यूपीआई बोलते हैं यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। वर्तमान में चेक कर लेना क्या भाषा है, भाषा बोलते हैं मेरे ख्याल से, है ना। और एक दो पॉइंट और बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस 1684 में बंबई में स्थापित किया था। और देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या बोलते हैं? गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं, मुंह बंद करने वाला कानून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंह बंद करने वाला कानून। यहां पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना, एक होता है गलघोटू अधिनियम। कौन सा? गलघोटू अधिनियम। वह है कौन सा? काला कानून भी बोलते हैं उसको। कौन सा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को क्या बोलते हैं? 1919 का रॉलेट एक्ट, उसको बोलते हैं गलघोटू अधिनियम। कौन सा? उसको काला कानून भी बोलते हैं, उसको नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कानून भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं मुंह बंद करने वाला अधिनियम, गैगिंग एक्ट। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के समय। क्लियर हो गया? तो बाकी पॉइंट जो बीच बीच में होंगे पेपर प्रैक्टिस के माध्यम से मैं करवा दूंगा। फिलहाल इसमें इतना ही।